इबादतें हैं। जब हम सुबह उठते हैं, उसकी दुआ करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तो हमें याद आता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें कितना खूबसूरत दिन जो है वो दिया है, कितनी खूबसूरत नेमतें हैं जिनका कोई शुमार नहीं है। ये सांसें चलती हैं, बग़ैर कोई बीमारी नहीं है, शिफा याबी है। यही दुनिया में रहने के लिए बहुत जो है सेहत जो है वो बहुत ज़रूरी है और बहुत बड़ी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमत है। तो अब ज़रूर आपसे यही दरख्वास्त है और हम सब को यही कोशिश होनी चाहिए कि जैसे हम सुबह उठें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हर नेमत का शुक्र अदा करें। स्पेशली ये जो सांसें हमारे पास हैं, ये जो हमारी ज़िंदगी है, इसको बामकसद बनाएं। इसमें कोई मकसद ढूंढें, चाहे आप अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, चाहे आप अपने इर्द गिर्द किसी गरीब का, किसी का आप ख्याल रखना चाहें, आप ज़रूर रखें। उनकी तीमारदारी करना चाहें, आप उनकी तीमारदारी के लिए ज़रूर जाएँ। अपनी कोशिश जो है वो आप ज़रूर जारी रखें। नहीं कर सकते तो आप तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ ज़रूर कीजिए कि जहाँ जहाँ मुसलमान के मुश्किलात में गिरफ़्तार हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबकी जो है वो मुश्किलें वो आसान फरमाएं। जी हाँ, अपनी प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं इस खूबसूरत बात के साथ कि हमारी जो ज़िंदगी है वो दिन ब दिन जो है वो मसरूफ़ तरीन होती जा रही है। जी हाँ, आजकल के दौर जो है वो इतना तेज़ी से चल रहा है, इतनी तेज़ी है कि किसी के पास किसी चीज़ के लिए वक्त नहीं है। ये हत्ता कि आपके पास अपने लिए वक्त निकालना भी जो है वो बहुत मुश्किल है। तो इसमें अगर आपका करियर हो या आपकी फैमिली लाइफ हो, तो उनके लिए भी लाइफ को बैलेंस करना एक बहुत मुश्किल चैलेंज जो है वो बन जाता है। और मेरा ख्याल है जो ख़वातीन हैं उनको इस चैलेंज को ज़रा ज़्यादा फेस करना पड़ता है कि किस तरह से वो फैमिली को भी बैलेंस करें, अपने बिजनेस को या काम को बैलेंस करें, या फिर वो जो है अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करें। तो जो ऐसा करते हैं तो मेरा ख्याल है वो तारीफ़ के भी मुस्तहिक हैं और उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में ऐसी ही मेहमान मौजूद हैं जो बिज़नेस भी करती हैं और जो कि ब्यूटी, उनका जो है ब्यूटी फील्ड है उसके शोबे से मुंसलिक हैं। उनसे पूछेंगे कि किस तरह से वो अपनी बिज़नेस को मैनेज करती हैं, फैमिली को मैनेज करते हैं, और इसके अलावा वो जो है सोशल केयर की डिग्री भी यानी कि अपनी स्टडीज़ भी कर रही हैं। तो ये तमाम चीज़ों को वो बैलेंस करके चल रही हैं। बहुत हिम्मत की बात है। और ऊपर से आप अगर परदेश में हैं, आप अगर अपने मुल्क से दूर हैं जहाँ कोई सपोर्ट सिस्टम ज़रा कम है, आपको सब कुछ खुद करना पड़ता है, तो वहाँ पर ये चीज़ें बड़ी चैलेंजिंग बन जाती हैं। और जब आप इन चैलेंजेस को फेस करके अपने करियर को आगे लेकर चलते हैं तो मेरा ख्याल है आप जो है आपको सही खराज तहसीन पेश करना चाहिए और आपको सही अप्रिशिएट करना चाहिए। तो मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी आपके साथ सादिया हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सादिया, कैसी हैं आप? सादिया, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया हमारे प्रोग्राम में और बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। नहीं, मुझे ऑलवेज इट्स प्लेजर है यहाँ पर आना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। अच्छा सादिया, शुरुआत करते हैं आपसे, आपके इस ब्यूटी थेरेपी के शोबे से। बड़ा आपकी अच्छी फील्ड, आपने कहा पाकिस्तान से आपका काम था, ये आपने स्टार्ट किया। आप ज़रा बताइएगा कि कैसे आपको इंटरेस्ट हुआ, फिर जब आप अपने प्रदेश में आई कि कौन कौन से चैलेंजेस थे जो आपको फेस करने पड़े? मेरे असल में फ़र्स्ट मेरी प्रायोरिटी ये थी कि मैं यहाँ पर जब आऊँ तो मैं एज अ ब्यूटी थेरेपिस्ट, बहुत सारी जो फीमेल्स होती हैं वो अपने आप को बहुत निगलेक्ट करती हैं, राइट, और कामों में बिज़ी होती हैं, हाउस होल्ड में बिज़ी होती हैं, उनको स्किन केयर का, अपने आप को लुक आफ्टर करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि उनकी भी हेल्प हो और एज अ फ्रीलांसर मैं भी अपने फैमिली को साथ साथ लुक आफ्टर कर सकूं। तो मैंने फिर यही एज अ ब्यूटी थेरेपिस्ट यहाँ पर कोर्सेज़ किए और बहुत सारी उसमें ट्रेनिंग्स ली मैंने, और अभी मैंने एज अ स्मॉल स्टूडियो अपने घर में एक छोटा सा बनाया हुआ है जो कि बिल्कुल सेपरेट है मेरे घर से ना। तो उसमें ये होता है कि हमारे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसमें हमारे स्किन केयर से रिलेटेड फेशियल्स होते हैं, डीप क्लेंजिंग होती है। अब बहुत ज़्यादा नई टेक्नोलॉजी भी आ गई है, जो मशीन बेस्ड फेशियल्स भी आ गए हैं। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तब वो बहुत ही बेसिक सा था, लेकिन स्लोली हमने भी अपने आप को अपग्रेड किया, कोर्सेज़ किए। जैसे नॉर्मल फेशियल्स होते हैं, डीप क्लेंजिंग होती है, हर्बल फेशियल होता है, हाइड्रेटिंग फेशियल होता है। अब वही चीज़ें हम थ्रू मशीन्स कर रहे होते हैं। हाइड्रा फेशियल है या दूसरी बहुत सारी मशीन्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, बल्कि माइक्रो नीडलिंग है, केमिकल पीलिंग है, क्योंकि जिस तरह से हमारा लाइफस्टाइल है इज़ वेरी बिजी, हमारे पास बहुत कम टाइम मिलता है अपने आप को टाइम देने के लिए। इनफैक्ट जब मेरे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं और जब वो ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं वो कहते हैं दिस इज़ द ओनली टाइम कि हम रिलैक्स कर रहे हैं।
तो बिल्कुल, क्योंकि बिजी है जिंदगी। मैंने जैसे बात की है कि दिन ब दिन जो मसरूफियत है वो बढ़ती जा रही है, काम से काम जो है वो निकलते जा रहे हैं। अच्छा सादी, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जैसे आपने फेशियल्स की बात की है, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे बिगनिंग में आपने मैनुअल फेशियल्स जैसे आपने बात की, अब मशीन्स जो हैं वो ये काम करती हैं, तो आप क्या समझती हैं कि ये मशीनी दौर ज़रा इफेक्टिव है स्किन के लिए? और दूसरा कि एशियन स्किन जो है वो बड़ी डिफरेंट होती है, डिफरेंट टाइप की, तो वो क्या ये थेरेपीज हर स्किन टाइप के लिए हैं? हर स्किन टाइप के लिए तो नहीं है डेफिनेटली, क्योंकि हमें उसके ग्रेड्स वाइज देखना पड़ता है, उसकी इंटेंसिटी मैनेज करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप। और हमारी जो स्किन है, हमारी ज़्यादातर ब्राउन स्किन है। ब्राउन स्किन में आप ज़्यादा हार्श स्किन पे प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं कर सकते। स्किन टाइप को देखते हुए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और जैसे वाइट स्किन है वो ज़्यादा डेलिकेट होती है, उस पर आप ज़्यादा इंटेंसिटी यूज़ नहीं कर सकते। तो डिपेंड करता है आपकी स्किन टाइप पे भी कि आपकी किस तरह की स्किन है। सही। और जैसे आपने कहा कि मैंने बहुत सारे कोर्सेज भी किए हैं, तो कौन सी स्किल्स हैं जो आपको लगा कि स्पेसिफिकली मैंने जो है वो सीखी हैं इन कोर्सेज से? देखिए, ब्यूटी थेरेपिस्ट इटसेल्फ इज़ अ स्किल। राइट। क्योंकि मैं जब पाकिस्तान में स्टडीज़ कर रही थी तो मुझे था कि जो बीच में सेमेस्टर के बीच में जो ब्रेक है उसमें कुछ ना कुछ मैं सीख लूँ, क्योंकि जो स्किल्स होती हैं वो कभी भी आपकी वेस्ट नहीं होती, वो हमेशा आपके काम आती हैं। तो उसमें यह है कि जो फेशियल्स की जो आपके जो मसाज की जो टेक्निक्स होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि वो आपके सारे मसल्स को रिलैक्स करती हैं। बिल्कुल। अगर आपने देखा हो कि जब आप पेडिक्योर करवाते हैं तो आपके पाँव के नीचे बहुत सारी वेन्स होती हैं, जब आप उनको मसाज करते हैं तो आपकी पूरी बॉडी से कनेक्ट होती हैं। Exactly. तो वो आपके ब्रेन को, आपकी बॉडी को रिलैक्स करने में बहुत हेल्प करती हैं। सही। और जब आप इस तरह परदेश में आप आई हैं और आपने जो है इधर यूके में स्टार्ट किया अपना बिजनेस, उसमें क्या चैलेंजेस आपको आए एज अ ब्यूटी थेरेपिस्ट? देखिए, बीइंग अ वाइफ और बीइंग अ ब्यूटी थेरेपिस्ट, आपको पता है बिजनेस लाइफ और पर्सनल लाइफ आपको बैलेंस करनी पड़ती है। बिल्कुल। और हमें दोनों चीज़ों को सही से मैनेज करना क्योंकि आना चाहिए। मैंने साथ साथ, क्योंकि कुछ डेज़ में करती थी एज अ फ्रीलांसिंग, और मैंने पार्ट टाइम से स्टार्ट किया क्योंकि मुझे था कि मेरी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब ना हो। साथ में मेरी फैमिली भी थी, मेरे बच्चे भी थे, और मैंने उनको भी उतना ही टाइम देना था जितना मैंने अपने बिज़नेस को देना था। तो मैंने यही सोचा कि मैं अगर पार्ट टाइम से लेकर चलूँ तो मेरे लिए ज़्यादा इजी, स्लोली जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे देन आई कैन गो फॉर फुल टाइम। और बच्चों की एक्टिविटीज़, स्कूल और उनकी तरबियत पे भी मुझे लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए हमें। राइट। अच्छा, आजकल बड़ी टीन एज जो है वहाँ से ही हम ये ट्रीटमेंट सुनते हैं कि ये स्टार्ट हो रही हैं, जबकि मेरा ख्याल है उस एज में ज़रूरत नहीं है किसी भी ऐसे ट्रीटमेंट्स की। अगर आपके पास कोई ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो कि, तो आप उनको किस तरह आप उनको इनकरेज करते हैं कि उनकी जो नेचुरल ब्यूटी है उससे रिलेटेड, या थोड़ा बहुत ऐसा कोई फेशियल है कि नहीं, आप उनको बिल्कुल कहती हैं कि वो इन ट्रीटमेंट्स को करवा सकते हैं? कितना सेफ है उनकी स्किन के लिए? देखिए, अगर आप अभी स्किन केयर के प्रोडक्ट्स ही देखें ड्रग स्टोर्स में, इट स्टार्ट फ्रॉम 20+। पहले हम समझते थे कि जो एंटी एजिंग है वो 50+ हम देखते थे जो भी प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, लेकिन अब एवरीवेयर 20+ आ रही हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बिजी, हमारा डाइट, हमारी मसरूफियत इस तरह की है कि आपकी स्किन में वो चार्म, वो रौनक नहीं रही जो हमारी पहले होती थी। बिकॉज ऑफ द डाइट, बिकॉज ऑफ द बिजीनेस, हम बहुत ज़्यादा, हमारे लिए मुश्किल हो जाता है बैलेंस करना। तो अब जब आते हैं तो मैं उनकी स्किन को पहले असेस करती हूँ, फिर मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कि वेदर आपको 20s में इस तरह के ट्रीटमेंट लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो ट्रीटमेंट्स के लिए क्लाइंट्स आते हैं, यहाँ पर एक बहुत बड़ा रुझान है मेकअप का। लड़कियाँ बहुत अर्ली मेकअप स्टार्ट कर देती हैं फेस पे, जिसकी वजह से स्किन पे ब्रेकआउट हो जाते हैं, स्किन बहुत डैमेज हो जाती है, ड्राई हो जाती है, और उसमें वो वाला चार्म नहीं रहता, वो वक्त से पहले ही मैच्योर हो जाती है। तो बिल्कुल इसमें तो सोशल मीडिया का बहुत अहम किरदार है, क्योंकि ज़ाहिर है हम जब कोई भी वीडियोस निकालते हैं, देखते हैं, तो उसमें मेकअप की बहुत सारी प्रोडक्ट्स भी आ रही हैं, और आप बिल्कुल किसी रिसर्च के बगैर आप उसको यूज़ करते हैं। तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? आप उनको बाकायदा उनकी स्किन टाइप के हिसाब से बताती हैं? देखिए, हम स्किन एनालिसिस करते हैं, जिसमें कुछ मेरी फ्रेंड्स हैं जिनके पास प्रॉपर मशीन्स हैं जो स्किन के जैसे एक्सरे होता है, एक तरह से स्किन का एक्सरे करते हैं, और उसमें पता चलता है कि स्किन की टाइप क्या है, स्किन
कहाँ आपकी ब्रेकआउट्स हुए हैं और इसको रिपेयर किस तरह से करेंगे। अगर बहुत ही एक्सट्रीम केस हो तो मैं उनको इन्वॉल्व करती हूँ, अदर देन मैं ख़ुद ही उनको असेस करती हूँ कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है और आपको अपनी स्किन केयर में ये चीज़ें इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए। इनिशियली तो बहुत ही बेसिक ग्रेड से चीज़ें स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए? देखिए मुझे लगता है कि डिस्कलरेशन मोस्टली हमारी एशियन स्किन टोन पे बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें हाइलुरोनिक एसिड आपको यूज़ करना चाहिए, साथ में विटामिन सी यूज़ करना चाहिए। उसके साथ साथ विटामिन सी के साथ आपको विटामिन सी खाना भी चाहिए। वो डिस्कलरेशन अनइवन टोन के लिए वो बहुत फ़ायदेमंद है और आपकी स्किन को रिफॉर्म भी करता है वो विटामिन सी। और उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप अपनी डाइट, बैलेंस डाइट जो है। रेटिनॉल का भी बड़ा इस्तेमाल है कि रेटिनॉल का भी बड़ा इस्तेमाल 30s में स्टार्ट कर देना चाहिए कि नहीं 40s? देखिए टोटली डिपेंड ऑन द स्किन। अगर आपकी स्किन को रिक्वायर है 25 प्लस या 20 प्लस, लेकिन रेटिनॉल में हमेशा आपको कहूँगी कि स्मॉल ग्रेड से स्टार्ट करें, क्योंकि हमेशा उसकी ग्रेड लिखे हुए होते हैं। और आपको ट्वाइस अ वीक यूज़ करना है। प्रॉपर स्किन को प्रेप करके आपको क्लेंस टोन करके क्लीन करके फिर आप रेटिनॉल यूज़ करें और कम ग्रेड से यूज़ करें, और ग्रेजुअली जब आपकी स्किन उससे यूज टू हो जाए फिर आप उसकी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन ट्वाइस अ वीक आपको यूज़ करना चाहिए। सही। अच्छा, जब ये क्लाइंट्स आपके पास आते हैं और आपसे अपनी ट्रीटमेंट्स और कभी अनसेटिस्फाइड भी, जैसे कि लोगों को फर्स्ट ट्रीटमेंट के बाद रिजल्ट चाहिए, जैसे आपने बात की माइक्रो नीडलिंग की, मीजोथेरेपी भी आई थिंक मैंने उसके बारे में भी काफ़ी सुना है। तो ये थेरेपीज क्या है, इसमें आप किस तरह स्किन को रीन्यू करते हैं और किस तरह से ये इफेक्टिव, और कितने सेशंस जो हैं पर पर्सन लेने चाहिए जनरली? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है कोई भी चीज़ ओवरनाइट नहीं होती है। मैं हमेशा क्लाइंट को क्लियर बात बताती हूँ कि देखें आपको बहुत कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। आपको ट्रीटमेंट एटलीस्ट 5 to 6 ट्रीटमेंट्स आपको लेने पड़ेंगे, देन यू कैन सी द रिजल्ट। माइक्रो नीडलिंग में क्या होता है कि हमारे पास ग्रेड्स होते हैं नीडल्स के, और वो क्या होता है कि हम स्किन को नम करके उसमें वो स्किन को पंचर करते हैं, बहुत ही माइनर सा, बहुत इतना ज़्यादा नहीं होता। और उसी के ड्यूरिंग वो जो ट्रीटमेंट हो रहा होता है हम हाइलुरोनिक एसिड उसमें इंसर्ट करते हैं, क्योंकि देखिए वैसे स्किन में अगर आप क्रीम लगाते हैं तो वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता जितना आपका 3rd लेयर तक जाके वो हाइलुरोनिक एसिड आपकी स्किन के डीप डाउन जाता है, वो उसको 10 टाइम मल्टीप्लाई कर देता है उसकी इफ़ेक्टिवनेस को। तो आप जब आप ट्रीटमेंट कराते हैं हम उनको प्रिकॉशंस बताते हैं कि जी आपने सन के आगे नहीं जाना, आपने सन क्रीम लगानी है, आपने दूसरे ट्रीटमेंट्स नहीं कराने, आपने लेज़र नहीं करवाना, और आपने मिक्स नहीं करने और ट्रीटमेंट के घर जाके आप कुछ और फेशियल दूसरे करवा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हम जब उनसे फॉर्म फिल करवाते हैं हम वो सारी चीज़ें उनको बताते हैं पहले, और हम उनको ये भी बताते हैं कि इट नॉट गोना हैपन ओवरनाइट, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। जो स्किन केयर हम आपको बताएंगे उसके बाद वो आपको यूज़ करनी पड़ेगी, और आपको 5 to 6 ट्रीटमेंट एटलीस्ट मिनिमम आपको लेने पड़ेंगे। अच्छा, ये जो बोटॉक्स होता है, बोटॉक्स के बारे में कहा जाता है कि जस्ट आपकी डिहाइड्रेटेड जो स्किन है उसका वाटर जो है ना उसको फिलअप करते हैं, इज इट ट्रू? फिलअप करता है, लेकिन वो 5 to 6 मंथ में वो आपकी स्किन जो है वो नॉर्मल उसमें आ जाती है। तो इट्स जस्ट टू आपकी स्किन को पल्पी करता है, और उसका और कोई पर्पज़ नहीं होता, मतलब उसका कोई नेचुरल वो प्रोसेस नहीं है। जहाँ जहाँ आपके स्किन में कहीं आपको लगता है कि हम्स हैं या आपके स्किन में कहीं गड्ढे हुए में हैं, आप उनको फिल कर सकते हैं, बट इट्स नॉट लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस। आपको करना ही पड़ता है एवरी 6 मंथ 1 ईयर डिपेंड करता है, और वो मतलब है कि 1 ml होता है, 0.5 ml होता है, डिपेंड ऑन योर स्किन के कहाँ आपने इंजेक्ट कराना है। सही। तो रिंकल्स के लिए स्पेशली आप बताइएगा कुछ एंटी एजिंग के लिए, जैसे हमारी बहुत सी ख़वातीन हैं वो हमेशा इस चीज़ पे रहती है कि कोई ऐसी हमें रेमेडी बता दी जाए या कोई एक आधा ट्रीटमेंट है, क्योंकि इतने ट्रीटमेंट्स में से चूज़ करना, सिलेक्ट करना कि आप माइक्रो नीडलिंग पे जाएंगे, आप मीजो या एक्सोसोम पे जाएंगे, या आप इस पे जाएंगे क्या कहते हैं बोटॉक्स पे। तो फिर इस पे बड़ी कंफ्यूजन है, तो ये ज़रा आप क्लियर कर दें कौन से। देखिए सारी चीज़ों का मकसद जो है ना वो स्किन को इवन करना होता है, राइट, ठीक है। और अगर आप ये सारी ट्रीटमेंट जैसे मेसो आप थेरेपी कह रहे हैं, आप नीडलिंग कह रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना आपकी स्किन को वो करते हैं, मतलब कि आपकी स्किन दोबारा फॉर्म होती है। जब आप ये ट्रीटमेंट कराते हैं समझ लें कि आपकी स्किन
को पंचर करते हैं, स्किन डैमेज कभी नहीं होती खुदा ना खास्ता। तो इस तरीके से हम छोटी सी नीडल से आपकी स्किन को डैमेज करते हैं और उसमें हम हाइलुरोनिक इंसर्ट करते हैं, और जब आप रात में सोते हैं तो आपकी स्किन जो है वो दोबारा रिफॉर्म होती है, दोबारा बनती है स्किन, और वो रिपेयरिंग में चली जाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता आफ्टर 4 वीक्स आपकी स्किन जो है वो रिपेयर होती है। तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप विटामिन सी ज़्यादा यूज़ करें, अल्फ़ा आर्बुटिन यूज़ करें, रेटिनॉल यूज़ करें, लेकिन कम ग्रेड से आप स्टार्ट करें और स्लोली आप उसको जो है वो इंक्रीज़ करें क्योंकि ये भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये भी मैंने कहीं पढ़ा था और सेंसिटिव स्किन के लिए आपको कंसल्ट करना चाहिए स्किन थेरेपिस्ट से, आपको ब्यूटी थेरेपिस्ट से आपको करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं यूज़ कर सकते। तो ये तो एनालिसिस के बाद आपको सजेस्ट करना बिल्कुल, क्योंकि हम जब मैंने बात की कि सोशल मीडिया से जब हम चीज़ें देखते हैं तो हम उनको अप्लाई करते हैं विदाउट एनी रिसर्च। तो यही बात है कि जब आप भी कोई भी ऐसी ट्रीटमेंट ले, अपनी स्किन को आप कुछ भी टच करना चाहें तो आप प्लीज़ किसी एक्सपर्ट की राय आप ज़रूर लीजिए, और अपनी स्किन टाइप और उसके अकॉर्डिंग जो आप प्रोडक्ट्स हैं वो आप उनसे प्रिस्क्राइब ज़रूर कराइए। अच्छा, आपका एक और बिजनेस हम बात करते हैं, आपके ज्वेलरी बिजनेस पे भी आते हैं हम। माशाल्लाह आपने मल्टी बिजनेस आप करती हैं, और डिफरेंट एक सोच है कि एक ब्यूटी थेरेपिस्ट और फिर उसका एकदम ट्रांजिशन टू ज्वेलरी में आपका इंटरेस्ट कैसे हुआ? जो मेरा ख्याल है वैसे तो हर ख़वातीन का इंटरेस्ट है, लेकिन इसको कैसे इसको एज अ बिजनेस आपने इस फील्ड को चूज़ किया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वो ख्याल आपको कैसे आया? क्योंकि मेरा ज़्यादातर इंटरेक्शन लेडीज़ के साथ ही होता है, तो मैंने अक्सर देखा है कि लेडीज़ जब आती हैं वो कहती हैं कि आप छोटा सा कुछ और अलग से ऐड कर दें, क्योंकि कभी कभी वो पार्टीज़ के लिए रेडी होने के लिए आती हैं, कभी कोई ट्रीटमेंट्स के लिए आती हैं, तो वो बड़ा रश में होती हैं कि हम इल्फर्ट ले नहीं जा सकते हैं, या हम किसी शॉपिंग मॉल में नहीं जा सकते, हमारे पास बड़ा कम टाइम होता है, हम आपके पास सुकून से आके बैठते हैं, तो आप इस तरह से कुछ चीज़ें ऐड क्यों नहीं करते? और उसके अलावा मैं ख़ुद भी बहुत शौकीन हूँ ज्वेलरी की, कि मुझे हर ड्रेसेस के साथ मैचिंग ज्वेलरी, शूज़, बैग, ये मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके उसको इंट्रोड्यूस कराया, और उसका बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला मुझे लोगों से, क्योंकि टर्किश ज्वेलरी का बड़ा रुझान था आजकल, क्योंकि हमारे देसी जो है ज्वेलरी थोड़ी सी लोग ज़रा बोर हो गए थे उससे। तो अब थोड़ा सा नया ट्रेंड शुरू हुआ है टर्किश ज्वेलरी का, तो उससे मैंने इंट्रोड्यूस करवाया। तो मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और अब यह है कि हम क्या करते हैं कि कुछ फ़ोटोशूट्स वगैरह भी हमने करवाए हैं मैंने अपनी ज्वेलरी से रिलेटेड, और इनफैक्ट जो लोग वेडिंग्स के लिए जब रेडी होते हैं वो इनफैक्ट हमें कहते हैं कि प्लीज़ आप हमें हमें गाइड करें कि आप किस तरह से ड्रेस के साथ कौन सी ज्वेलरी सूट करती है। अच्छा, ये भी आप ज़रा बताइएगा किस तरह की, जैसे अपने टर्किश ज्वेलरी है वो कैसे डिफरेंट है नॉर्मल ज्वेलरी से? उनमें ज़्यादातर स्टोन्स होते हैं, ज़्यादा गॉडी नहीं होती है, ज़रा डिफरेंट डिज़ाइंस हैं उसमें, पर्ल्स ज़्यादा यूज़ होते हैं। सही। और उनके जो स्टाइल्स हैं वो थोड़ा सा फ्यूजन टाइप का है, ज़्यादा पाकिस्तानी नहीं है, ज़्यादा टर्किश नहीं है। तो जब वो चीज़ हम पाकिस्तान से लेकर आते हैं तो वो मिक्स फ्यूजन टाइप। अच्छा, पाकिस्तान में बड़ा एंटीक ज्वेलरी का बड़ा ट्रेंड है, तो क्या वो एंटीक से मिलती जुलती है? थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन स्टिल वो आपको लगता है कि ये कनेक्टेड है हमारे रूट से, वो चीज़ें जो हम देखते हैं, लेकिन डिज़ाइंस थोड़े से मिक्स हैं उसके। अच्छा, एक जो माला का भी बड़ा ट्रेंड है, माला स्टाइल का, वो आप उसको भी फॉलो करती हैं? जी, मैं बिल्कुल। वो पहले जो हम मालास यूज़ करते थे मोस्टली हमारे गोल्ड कलर ज़्यादा यूज़ होता था हमारे ज्वेलरी में। अब वो ज़रा ट्रेंड थोड़ा कम हो गया है कि बहुत ही पीला सा, पेल सा कलर वो बहुत ही ज़्यादा लगता था। अब थोड़ा सा नेचुरल आ गया है और उसमें कलर्स आ गए हैं। मालास में भी ब्रोच होता है, डिफरेंट से कलर्स होते हैं जो आप इजीली अपने कॉम्बिनेशन के साथ, अपने ड्रेसेस के साथ आप कैरी कर सकते हैं। सही। अच्छा, तो वो आप कोई स्पेशल, जैसे कि अगर आपका हैवी ड्रेस है तो उसके साथ क्या स्पेशल कोई टर्किश ज्वेलरी जो है वो कोई हैवी होगी, या आप उसके लिए कोई लाइट डिज़ाइन करते हैं? लाइट डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि अगर आपका ड्रेस ऑलरेडी बहुत हैवी है तो आपकी ज्वेलरी नहीं नज़र आएगी, आपका ड्रेस ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। तो उसमें ये होता है कि छोटा सा चोकर आप पहन लें, साथ में छोटे से इयरिंग्स पहन लें, तो वो उसके साथ बैलेंस हो जाता है। जैसे अभी रिसेंटली मेरा फ़ोटोशूट हुआ था तो मॉडल ने ब्लैक ड्रेस पहना हुआ था पूरा, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे कोई ज्वेलरी, मैंने उनको मल्टी कलर और एक टर्कोइस कलर का माला थे, मैं
दी, उन्होंने जब पहनी तो वो पूरी उसमें प्रोमिनेंट हो रही थी, पूरी शूट में वो प्रोमिनेंट हो रही थी, क्योंकि उन्होंने पूरा प्लेन ड्रेस पहना हुआ था। तो ये चीज़ें थोड़ी सी वक्त के साथ साथ आपके लाइफ एक्सपीरियंस के साथ आपको पता चल जाती है भी हैं और देखते हैं, क्योंकि बिल्कुल जैसे अगर आपका लाइट ड्रेस है तो उसके साथ अगर आप हैवी ज्वेलरी जो है वो कर लेते हैं चूज, तो मेरा ख्याल है वो बड़ी इनहैंस होती है उससे, आपकी ज्वेलरी लुक भी और आपके ड्रेस लुक भी। और इसी तरह अगर हैवी ड्रेसेस का जरा थोड़ा सा लाइट ज्वेलरी जो है, अच्छा ये बड़ा इंटरेस्ट। अच्छा ये जो आपने ये जो ज्वेलरी का कॉन्सेप्ट, ये कैसे आप ऑनलाइन बिजनेस भी आप करती होंगी, तो इसको आपने कैसे जो है आगे बढ़ाया? देखिए पहले तो ये ट्रिक्स हमें बताइए। मेरा असल में डेटाबेस तो था ही मेरी क्लाइंटेल का, हमने ग्रुप्स में उसको इंट्रोड्यूस कराया, क्योंकि आजकल हमारे अपने एजेंट्स के बहुत सारे ग्रुप्स हैं और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं। स्लोली उसमें मैंने इंट्रोड्यूस कराया। जब मुझे अच्छा रिस्पांस मिला तो मैंने टिकटॉक पे कुछ लाइव वीडियोस वगैरह और लाइव करने शुरू कर दिए, तो उस पर भी मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। और इनफैक्ट फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, क्योंकि इंस्टाग्राम आपको पता है कि जी, लेकिन ये है कि बात हम करते हैं बिल्कुल ऐसे कि जो ये सोशल मीडिया बड़ा हेल्प करता है, और लेकिन ये कि कनेक्ट भी करते हैं। जैसे आप एग्जीबिशंस वगैरह भी करें, उसमें जब आप अपने डेमो करें, अपनी ज्वेलरी को लाएं, तो उससे भी काफ़ी हद तक जो है ना हेल्प हो जाती है कि आप जो है आपके डिज़ाइन समझ आ जाते हैं, या आप इस तरह की किसी भी कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी जगह, तो मेरा ख्याल है उससे बड़ी हेल्प होती है आपके बिजनेस को इन्हांस करने में। अच्छा, कैसा रहा आपका, जैसे आपने कहा कि मेरी पर्सनल लाइफ भी थी, मेरी फैमिली लाइफ भी थी और मेरी बिजनेस। अब आपके पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा सादिया, पर्सनल लाइफ को मेंटेन करना, घर में जाहिर है बच्चों के साथ एक बैलेंस्ड लाइफ को सेट करना, उसमें बहुत डिफिकल्टी आई होगी टाइम, तो जब आप बच्चों को टाइम देना, बच्चों को जाहिर है दीन का भी कुछ सिखाना, अपने नमाज कुरान ये सारी चीज़ें, इसको आपने कैसे मैनेज किया एक परदेश में रहकर? देखिए हर चीज़ में मुझे लगता है टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको पता है कि आपने इस टाइम पे ये करना है, मेरा मोस्टली जो ये काम है सारा, मैं प्रेफर करती हूँ कि मेरे बच्चों का स्कूल जो टाइम है 3 o'clock तक, मैं इसको वाइंड अप करूँ। अनलेस कि किसी की इमरजेंसी है या कोई प्रॉब्लम है तो मैं ले लेती हूँ क्लाइंट, वो भी मुझे पता होता है कि इस टाइम पर मैंने मैनेज करना है। लेकिन मुझे होता है कि ये मेरा अपना बिज़नेस टाइम है। मॉर्निंग में जब मेरे बच्चे स्कूल चले जाते हैं नाश्ता वगैरह करके सब, तो मैं उसके बाद अपना घर क्लियर करके मैं अपना ट्रीटमेंट्स और अपने क्लाइंट्स को देखती हूँ 3 o'clock तक। उसके बाद मेरा यही होता है कि मैं अपने बच्चों के लिए सारा फूड रेडी करूँ, घर को क्लियर करूँ, हस्बैंड को भी देखूँ। तो उसके बाद जब बच्चे आ जाते हैं तो मेरा फोकस ज़्यादातर बच्चों पर होता है कि वो आएँ, उनको शावर देना या उनको फूड देना, उनका हर काम अपने हाथ से करना। बिल्कुल, क्योंकि बच्चे आपकी तवज्जो जो है वो मांगते हैं। अच्छा सादिया, डेफिनेटली हम डिफरेंट कल्चर से आए हैं, डिफरेंट कल्चर में हम रह रहे हैं, और अपने कल्चर से बच्चों को कनेक्ट करना, तो किस तरह कनेक्ट करती हैं? क्या कोई ऑनलाइन उनके साथ कोई इंटरेक्शन है, कोई क्लासेस लेते हैं बच्चे, या आप सोशली उनको जो है इंटरेक्ट कराती हैं अपनी कम्युनिटी के लोगों के साथ? जी, एक तो मेरे बच्चे ऑनलाइन कुरान की क्लास ले रहे हैं। मेरा बेटा 3.5 साल का था माशाल्लाह, वो ऑनलाइन पाकिस्तान से कुरान की क्लासेस ले रहा है, अब 4थी दफ़ा कुरान मुकम्मल कर रहा है। तो उस चीज़ पे भी हमारा ज़्यादा है कि हमें पता है कि वो कुरान पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन मैं सुन रही होती हूँ वो क्या पढ़ा रहे हैं, ये क्या पढ़ रहे हैं। दूसरा, उनको सोशली कनेक्ट करना, हमने कम्युनिटीज़ अपनी जो है वो बनाई हुई है, एशियन कम्युनिटी हमारी। हम प्रेफर करते हैं बच्चों को उनमें उठना बैठना आए, तमीज़ आए कि बड़ों के साथ किस तरह से बैठना है, क्या बात करनी है, क्योंकि यहाँ पर हमारी कोई फैमिली नहीं है, हमारे फ्रेंड्स ही हमारी फैमिली हैं। तो जब हम उनके साथ जाते हैं तो बच्चों को वो मैनर्स भी आते हैं जो हमने पाकिस्तान में सीखे हैं, अपने बड़ों से सीखे हैं, अपने रिलेटिव से सीखे हैं। तो वो सारी चीज़ें हम बच्चों को साथ में लेकर जाना, आना, दावतों में लेकर जाना, बुलाना उनको घर में। और मेरा ये होता है कि मैं हर साल अपने बच्चों को पाकिस्तान लेकर जाती हूँ कि उनको अपनी रूट्स का पता हो कि हम यहाँ से हैं, हमने यहाँ पर ज़िंदगी गुजारी है और हम इसी तरह के ही हैं, हमारा ये कल्चर है। तो अब वो हर साल जब जाते रहे हैं, तो इस साल भी हम जा रहे हैं, तो हमारे बच्चे कह रहे हैं कि मम्मी वी कांट वेट टू गो पाकिस्तान। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके एक बॉन्डिंग हमने बना ली है पाकिस्तान के साथ कि वहाँ पर रिश्ते हैं, इतने प्यारे प्यारे रिश्ते हम छोड़ के आए हैं, तो जब वो जाते हैं तो उनको बहुत मज़ा आता है वहाँ पर। सही। और यही जो आपने बात की रिश्तों की, कि जो रिश्ते हैं हमारे वहाँ, हमारे बुजुर्ग हैं और हमारे अपने हैं वहाँ पर, जिनसे जो है बहुत प्यार, हमारी ज़िंदगी उनके साथ गुजरी है, और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी वही प्यार का जो लेवल है वो देखें, वो महसूस करें, और अपने कल्चर को, अपने मुल्क को, अपनी ज़ुबान को जो है वो ज़रूर समझें। क्योंकि हम जब परदेश में रहते हैं तो ज़ाहिर है आपको अपनी जो ज़ुबान है, अपनी जो लैंग्वेज है, वो बच्चों को सिखाना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यही हमारी कोशिश होती है कि हमारे बच्चे अपनी
अपनी ट्रेडिशन को समझे, अपनी रिवायात को समझे। तो सादिया से हम जो हमारी गुफ्तगू जो है वो जारी रहेगी, क्योंकि वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम इनसे बहुत सारी और गुफ्तगू भी करेंगे कि किस तरह जो है इन्होंने अपने एक और करियर को, यानी कि स्टडीज़ को इन्होंने परस्यू किया, किस तरह इन्होंने स्टडीज़ को कंटिन्यू किया, क्या इनके दिमाग में क्या ख्याल आया इतनी बिजी लाइफ के साथ। तो इंशाल्लाह ये हम इनसे बात जारी रखेंगे। वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक करते हैं ब्रंच टाइम में, आपको खुशामदीद मरियम हाशमी की तरफ से। जी हाँ, हमारी लाइंस ओपन है, आप भी हमारी गेस्ट से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि अपने करियर को, फैमिली को कैसे हम मेंटेन करते हैं, कैसे हम अपनी ज़िंदगी को एक बैलेंस्ड लाइफ जो है वो गुजार सकते हैं। इसके अलावा ज्वेलरी की कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, कोई मेकअप ट्रीटमेंट की, कोई आपको ट्रीटमेंट करवाना हो उसकी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो सब आपको आज मिलेगी। आज हमारी गेस्ट से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं। जी जाने से पहले ब्रेक के मैंने आपको बताया था कि ये अगर बिजनेस करती हैं, फैमिली लाइफ को मैनेज करती हैं, तो साथ साथ ये स्टडीज़ भी कर रही हैं। जी हाँ, हेल्थ एंड सोशल केयर में जो है ये स्टडीज़ कर रही हैं, इन्होंने स्टार्ट की है। और इनसे पूछते हैं इनका ये तजुर्बा कैसा है और कैसे इन्होंने अपनी इस बिजी लाइफ में से इसके लिए वक्त निकाला। जी सादिया बताइएगा। जी मेरा असल में इंटरेस्ट था वैसे हेल्थ एंड सोशल केयर में, लेकिन क्योंकि कामों की वजह से और फैमिली की वजह से वो मैं थोड़ा सा उसको स्टार्ट कर नहीं पा रही थी। तो जब मैंने लास्ट ईयर ही ये कोर्स स्टार्ट किया है, मुझे था कि मैं कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करूं और कुछ ऐसा हो कि जो मैं लोगों की हेल्प भी कर सकूं एज अ हेल्थ एंड सोशल केयर डिग्री के होल्डर के तौर पे। तो मैंने ये स्टार्ट किया लास्ट ईयर। तो मुझे था कि मैं इसके साथ साथ जो है वो अपने जो करियर है उसको भी मैं निगलेक्ट ना करूं, क्योंकि मुझे था मैं कोई डिग्री यहाँ यूके की करूं और उसमें मुझे बैलेंस करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था इनिशियली। लेकिन मैंने अपने टाइम मैनेजमेंट से और अपने घर के और बिज़नेस को बैलेंस करते हुए कुछ डेज़ मैंने उसके लिए एलोकेट किए, मैं कुछ डेज़ मैंने अपनी ट्रीटमेंट्स और अपने क्लाइंट्स के लिए, और बाकी जो टाइम है वो मेरे बच्चों के लिए। क्या बात है, बिल्कुल यही खूबसूरती है कि ख़वातीन जो हैं वो कुछ भी कर सकती हैं। चैलेंजेस आते हैं हर खातून की, हर किसी इंसान की ज़िंदगी में, लेकिन बेहतरीन ये है कि आपको टाइम मैनेजमेंट स्किल जो है वो आनी चाहिए ताकि आप अपने काम को और टाइम को और वक्त को और फैमिली को सही तौर पे मैनेज कर सकें। अच्छा, मैं इसमें बड़ी खूबसूरत आपसे बात पूछना चाहूँगी। आपने सोशल केयर की जो आपने डिग्री है इसको आपने चूज़ किया, आपका इंटरेस्ट तो आपने बता दिया कि मेरा था कि मैं कुछ करना चाहती थी, लेकिन इसमें आप क्या सीखते हैं, क्या नया है जो कि हमारी ऑडियंस को बताइए जो इसमें सीखने को मिलता है इस डिग्री में? देखें, हेल्थ एंड सोशल केयर में ये होता है कि ज़्यादातर जो ओल्ड होम्स होते हैं उसमें जो पेशेंट्स होते हैं उनकी लुक आफ्टर होती है और उनके बहुत सारे प्रोटोकॉल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं, और इसमें ऑल अबाउट हमें उसके बारे में स्टडी किए जाता है। इनफैक्ट वहाँ पर जाके विज़िट्स भी करते हैं, वो हमें बहुत डिटेल में प्रैक्टिकली दिखाते हैं। और बहुत सारे मेरे जो क्लास फेलोज़ हैं इनफैक्ट वो होम केयर में जो है वो जॉब कर भी रहे हैं एल्डरली पीपल के साथ, क्योंकि देखें वो होम केयर में जो लोग होते हैं दे आर सम ऑफ देम आर एंड ऑफ लाइफ, सम डिमेंशिया के पेशेंट होते हैं, अल्जाइमर के पेशेंट्स होते हैं, उनको बहुत सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और मुझे लगता है ये एक फ़ी सबिलिल्लाह काम भी है कि आप उन लोगों को जाके उनके साथ मिलें, उनके साथ बात करें और उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ नहीं होते हैं और कोई भी अगर उनके पास आता है उनको बहुत अच्छा लगता है। तो ये उनको किस तरह से आप ट्रीट करते हैं, किस तरह की मेडिसिन देनी चाहिए, किस तरह से उनके साथ रिस्पॉन्ड करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे नॉर्मल पेशेंट से थोड़े डिफरेंट होते हैं बिकॉज ऑफ द एज, बिकॉज ऑफ द डिजीज़ और बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंट एज वेल, कि वो वहाँ पर ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ उनकी एज के सारे लोग होते हैं। और बहुत रेयर होता है कि उनकी फैमिली उनसे मिलने आती है, बहुत सैड होता है, हमें भी बहुत बुरा लगता है जब हम अक्सर जाते हैं तो हमें बहुत बुरा फील होता है। लेकिन हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम इस कल्चर से हैं कि हम अपने पेरेंट्स को
साथ लेकर चलते हैं, एंड तक हम उनकी लुक आफ्टर करते हैं, उनका प्यार लेते हैं, उनकी दुआएं लेते हैं। बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत बड़ी इबादत है और बहुत जी। बड़ी नेकी है जो है अपने बुज़ुर्गों का। और ये नहीं कि अपने बुज़ुर्गों का, आप दुनिया में हैं, दुनिया में खिदमत खल्क जो है वो बड़ी ज़रूरी है, और आप अगर किसी का ख्याल रखते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपका भी ख्याल रखते हैं। जी हाँ नाज़रीन, देखते हैं आज हमारे किचन में कौन सी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी बन रही है, आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वियर, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको ग्रेनोला ओवरनाइट ब्रेकफास्ट को बताती हूँ कि किस तरह उसको आप बनाएं हेल्दी तरीके से। इसके डिफरेंट वर्जन है, अपनी आपकी चॉइस है, फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी है जो दिल चाहे ले लें। मैंने ये ओट लिया है, इसके साथ मैंने योगर्ट लिया है और बनाना लिया है, कीवी फ्रूट, ब्लूबेरी, रास्पबेरी, अनार और मैंगो लिए हैं, डेट्स लिए हैं, चिया सीड लिए हैं और नट्स लिए हैं। अब हम बनाना शुरू करते हैं इसको।
अब हम ओट के अंदर हम योगर्ट को मिक्स करेंगे और इसको हम ओवरनाइट भी रख सकते हैं, डिपेंड करता है कितना आप दूध के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, वाटर के अंदर भी यूज़ करते हैं, आपकी चॉइस है, आप जिस चीज़ में चाहें इसको आप मिक्स कर सकते हैं। ओट को अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें ताकि अब्जॉर्ब हो जाए और जो भी इसका लिक्विड निकलेगा वो ओट जो है वो अब्जॉर्ब कर लेगा, तो वो कोई ऐसा बात नहीं है। अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं ताकि इसमें सब जगह अच्छी तरह ओट के अंदर योगर्ट अब्जॉर्ब हो जाए। अब हम ग्लास लेकर आते हैं और इसमें अपने फ्रूट लगाना शुरू करते हैं। फ्रूट्स को थोड़ा सा हम अच्छी तरह ज़रा डेकोरेट करें तो ज़रा अच्छा लगता है खाने के अंदर भी। तो ये कीवी फ्रूट ज़रा अच्छे लगेंगे, ब्राइट हैं, ज़रा कलरफुल हैं, तो हम ये बेस के अंदर लगा देंगे। इसके बाद इसको हम साइड में लगा के ये कीवी फ्रूट्स को अपनी मर्ज़ी है आपकी जिस तरह भी काटें। अब हम ये ओट और योगर्ट जो हमने बनाया है इसको अब हम स्लोली इसके अंदर डालेंगे, यूं बेस के अंदर डाल के इस तरह जितना भी आपको पसंद हो, आपकी मर्ज़ी, आप उसमें डालें आराम से। ये हमने एक दफ़ा डाला थोड़ा सा, क्योंकि ये सोक अप भी होगा ना रात को, जब आप ओवरनाइट रखेंगे इसको तो ये होगा। इस तरह हमने डाला। अब हम इसके ऊपर चिया सीड डालेंगे, विच इज़ ऑल्सो वेरी हेल्दी। और ये मैंने वो चिया सीड जो है वो सोक करके रखे हैं ओवरनाइट, या आप आधा घंटा 1 घंटा पहले भी सोक कर सकते हैं। इसके ऊपर आप हल्का सा ड्रिज़ल करें हनी को, आपकी मर्ज़ी है, आप अभी डालें या उसमें आप उसमें भी मिला सकते हैं जब आप ओट वग़ैरह मिक्स करें। अब इसके ऊपर हम मैंगो डालेंगे, ज़रा ब्राइट लगता है, अच्छा लगता है, कलरफुल लगता है, तो हम मैंगो के थोड़ा चॉप करके मैंगो को इसमें डालेंगे। मैंगो को डालने के बाद अब हम ब्लूबेरीज़ को लगाएंगे इसके अंदर, थोड़ा सा सजा के करके बहुत अच्छी लुक आ जाती है, खाने में भी अच्छा लगता है, बड़ों को बच्चों को कलरफुल होता है तो ज़रा अच्छा लगता है। और आम दिनों में भी, ब्रेकफास्ट में भी और रमज़ान में भी बच्चे खाने में फिर ज़रा सहरी के अंदर इजी हो जाएगा, खुशी खुशी खा लेंगे जब वो इतना मज़ेदार कलरफुल देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। ये हमने बेरीज डाली। इसके बाद हम इसके ऊपर रास्पबेरी डालेंगे, थोड़ा सा और कलर आ जाएगा ज़बरदस्त किस्म का, मज़ेदार किस्म का। फ्रूट्स आपकी मर्ज़ी है, जो भी आप डालना चाहें, इट्स अप टू यू, कैसे आप खाना चाहते हैं, किस तरह, इट्स अप टू यू। जो भी आपका फेवरेट फल है उसको आप खाएं, इस तरह लगाएं शौक़ से। बच्चों के बल्कि पूछें, उनसे भी कहें कि भाई चलो भाई सजाते हैं ग्लास को हम। तो इस तरह हो गया। इसके ऊपर थोड़ा सा हम ड्रिज़ल कर देते हैं हनी को और थोड़ा सा हम नट्स डालते हैं, वॉलनट वग़ैरह या जो भी आपकी मर्ज़ी हो उसको आप डाल दें। अब हम प्लेटिंग करते हैं इसकी। इसको लेकर आते हैं, स्पून रखते हैं, थोड़ा सा ज़रा डेकोरेट भी करते हैं, ज़रा अच्छा लगता है करने के अंदर। तो हम इस तरह करके थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये हमारा हो गया। अब आप हल्के से स्पून इसको हटाएं तो ये आपका बन गया है। चलें अब आप अपने ब्रेकफास्ट को एंजॉय करें, सहूर में भी खा सकते हैं, इसको एंजॉय कर सकते हैं, हेल्दी है, बच्चे भी एंजॉय करेंगे, बल्कि सहूर में तो उनको बहुत ही मज़ा आएगा देखकर इतनी कलरफुल, तो मज़े से खाएंगे, कुछ कंप्लेन नहीं करेंगे। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी, उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। मैं तो घर जाके आज ज़रूर इसको सादिया ट्राई करने वाली हूँ, ठीक है। इतनी ज़बरदस्त और हेल्दी में, हेल्थ बड़ी ज़रूरी है, सेहत जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेरा ख्याल है दुनिया में कोई चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अल्लाह सुब्हान व तआला सबकी जो है सेहत को बरकरार रखें, और जो बीमार हैं हमारी यही दुआ है कि वो लोग जो है जल्द से शिफायाब और सेहतयाब हो जाएँ। अच्छा सादिया, आपके साथ गुफ्तगू चल रही है, माशाल्लाह इतनी मल्टी टैलेंटेड आप खातून हैं और इतनी चीज़ों को एक साथ आप मैनेज कर रही हैं, स्टडीज़ को भी और
अपने बिजनेस को भी। आप मुझे ये बताएं, आपकी लाइफ में कोई ऐसी पर्सनैलिटी भी थी जिन्होंने आपको इतना इंस्पायर किया कि आप ये सब कर सकती हैं? जी, मेरे डैड मैं बहुत उनसे इंस्पायर थी और बहुत वो एक्टिव थे। लम्हा उनको ज़िंदगी देता, लेकिन बस उनकी डेथ हो गई 3-4 ईयर बैक। तो काफ़ी एक्टिव थे। सुबह उन्होंने 6 o'clock उठ के और एक्सरसाइज, हेल्दी खाना, लोगों को सपोर्ट करना, ये चीज़ें मैंने सारी उन्हीं से ही सीखी हैं। और मुझे लगता है ये हमारे अंदर बाय ब्लड भी आ गई। ब्लड भी आ गई, बिल्कुल होता है। आप अपने घरों के माहौल से, अगर आपके घर में इतने से सारे चैलेंजेस को कोई इस तरह से फेस कर रहा है, आप किसी को प्रैक्टिकली ऐसा देख रहे हैं, तो मेरा ख्याल आप खुद ही जो है वो कर सकते हो। और अगर हमारे बच्चे भी आज हमें ऐसे देखेंगे मल्टीटास्क के, हर टास्क को हमने प्रॉपर्ली बिल्कुल टाइम के साथ मैनेज करना सीखना है, तो हम ही अपने बच्चों को बेहतर तौर पर सिखा सकते हैं। अच्छा सारी, एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो आपकी तालीम है, जैसे आपने कहा सोशल केयर, हेल्थ एंड सोशल केयर की जो एजुकेशन, जो डिग्री आप ले रही हैं, इसको आपने अपनी फील्ड के साथ कैसे जो है आपने ज्वाइन किया? आपको क्यों ये ज़रूरत महसूस हुई कि यही फील्ड जो है मुझे चूज़ करनी चाहिए? देखिए, मेरे पास हर एज के क्लाइंट्स आते हैं और प्रॉब्लम्स आपको पता है हर बंदे के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। तो मुझे था कि उनको किस तरह से प्रोफेशनली एज अ एजुकेटेड पर्सन उसको किस तरह से डील करना चाहिए। मैंने इसलिए ये एजुकेशन ली और मुझे लगता है मैं ज़्यादा बेटर तरीके से उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती हूँ। और वो हमेशा उनको ये होता है कि हम अगर सादिया के पास आए हैं तो सादिया कोई ना कोई सलूशन निकाल ही देगी। तो मुझे बहुत हेल्प हुई है एज अ हेल्थ एंड सोशल केयर डिग्री होल्डर कि मैं अपने करियर को भी साथ में बैलेंस करूँ और उनको सही से लेकर चलूँ। सही। और अगर कोई ऐसा आपको वाकया याद है, कोई तजुर्बा ऐसा, कोई एक्सपीरियंस आपने किया हो जिससे आपको लगे कि आप, हाँ ये जो है मेरी फील्ड बिल्कुल सही है, किसी ने इंस्पायर किया? देखें, बहुत सारे मेरे जो कुछ क्लाइंट्स हैं उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स बहुत सारी थी। एक क्लाइंट थी जिनकी फैमिली में इंटरनली उनका बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। मैं एज अ ब्यूटी थेरेपिस्ट और एज अ उनके दोस्त मैंने उनकी काउंसलिंग की, जो मैंने स्टडी किया था। और मुझे लगता है इट वाज ऑल अबाउट कि थोड़ा सा उनके दिमाग में टेंशन थी, थोड़ा डिप्रेशन था, जो कि मैंने इस डिग्री से सीखा है कि किस तरह से उनको काम डाउन करना चाहिए, किस तरह से उनकी थोड़ी सी थेरेपी करनी चाहिए। और उनको वाकई में वो घर गई तो उनको काफ़ी बेटर फील हुआ। मुझे उन्होंने कहा कि हाँ, जिस तरह नज़रिए से मैं चीज़ें देख रही थी शायद उस तरीके से नहीं था। मेरे अंदर बहुत पॉजिटिविटी आई है, क्योंकि हम हर चीज़ नेगेटिव वे में नहीं देख सकते, उनमें कोई ना कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखने पड़ते हैं। तो मुझे लगता है उस चीज़ को बस थोड़ा सा एनहांस करना पड़ता है, थोड़ा सा हाईलाइट करना पड़ता है, तो वो बहुत बेहतरी की तरफ ला सकती हैं वो चीज़ें। और जैसे आपने बात की कि मैं लोगों को डील करती हूँ, वहाँ पर जब आप सोशल केयर में जाते हैं, वहाँ की स्टडीज़ के साथ आप ज़्यादा अपने एक्सपीरियंस भी करते हैं लोगों के साथ, तो क्या आपको लगता है कि जब ये आप ओल्ड एज हो जाते हैं तो उनकी थिंकिंग कैसी हो जाती है? आपको किस तरह से बिहेव करना चाहिए और उनकी कौन सी ऐसी मेन कॉमन प्रॉब्लम है, टेंशन है उन्हें, या डिमेंशिया, ये क्या है? देखें, सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगी कि ये जब एल्डरली लोग होते हैं वो बच्चे ही हो जाते हैं जी। तो उनको लिटरली बच्चों की तरह ही ट्रीट करना पड़ता है, क्योंकि उनको अटेंशन का बहुत होता है कि हमारी कोई केयर करे। उनको लगता है कि हम बिल्कुल ही लेफ़्ट आउट हो गए हैं, हमारी कोई केयर नहीं करता, कोई आके हमें पूछता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, जिस तरह से बच्चा आपके साथ बिहेव करता है, एग्जैक्टली उनका माइंडसेट बिल्कुल वैसा हो जाता है। तो क्योंकि वो बड़े होते हैं, हम उनको बड़ा ही समझ रहे होते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में असल में वो बच्चे ही होते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो सारी चीज़ें जो है ना, आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी मेमोरी लॉस कर रहे होते हैं, अपनी हेल्थ लॉस कर रहे होते हैं। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट मैं उनको देखती हूँ कि वो बेचारे इतने मोबाइल भी नहीं होते, कि समटाइम वो कभी टॉयलेट्स में गिर रहे होते हैं, कभी बेड से गिर रहे होते हैं। तो वो इसलिए क्योंकि उनके बोन्स में जान नहीं रहती, उनके दिमाग में जान नहीं रहती। तो हमें चाहिए कि अगर कभी भी आपको टाइम मिले, प्लीज़ गो एंड विज़िट उन होम केयर लोगों में जाके। उनको बहुत अच्छा लगता है कि उनसे कोई मिलने आए, क्योंकि अगर उनकी अपनी फैमिली नहीं है, अगर आप एज अ फैमिली भी उनके पास जाते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। मैं तो वैसे ही चली जाती हूँ कभी कभी के टाइम निकला है तो चले जाके आप विजिट कर लें, क्योंकि मेरे पार्ट ऑफ मेरी डिग्री भी है और मुझे अच्छा भी लगता है। और ये कितनी ज़बरदस्त और अच्छी बात आपने की है सादिया, कि अगर आप इस तरह अपनी फैमिलीज़ के साथ अगर आप विजिट करते हैं, जैसे हम प्रदेश में भी हैं और अपने लोगों को हम मिस करते हैं, आप उन लोगों के पास जाएँ, उनसे बात करें और उनको भी अच्छा लगता है और हमारे बच्चों के लिए बड़ा अच्छा है कि उन्हें ख्याल होगा कि दूसरों का ख्याल
ख्याल किस तरीके से रखते हैं इस एज में, स्पेशली जब सबसे ज़्यादा हमें तवज्जो की, प्यार की, मोहब्बत की ज़रूरत होती है। उस एज में अगर बच्चे जो है आपको वो प्यार दें, और आपको पता है बच्चों के साथ तो एनर्जी ही बड़ी खूबसूरत और ज़बरदस्त हो जाती है। तो वो जो बुज़ुर्ग हैं हमारे माशाल्लाह, उनके साथ जो एक मैचिंग होती है, उनकी एनर्जी बड़ी वाइब्स जो है वो मैच करती हैं। तो ये बड़ी अच्छी आपने माशाल्लाह फील्ड का इंतखाब किया और इसमें लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो गाइडलाइन जो है वो हो गया। अच्छा सादिया, इतना सब कुछ है आपकी माशाल्लाह, लाइफ बैलेंस है, आप हमारे ऑडियंस को क्या कोई मैसेज देना चाहेंगी? देखिए, मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि हमारी सबकी लाइफ बिज़ी है, फैमिली लाइफ बिज़ी होती है, लेकिन थोड़ा सा टाइम निकालें अपने लिए। जो आपने अपने जहन में अपना करियर सोचा हुआ है, अपने लिए कुछ करने का सोचा हुआ है, उसको कभी लेट गो ना करें। मुझे पता है कि मुश्किल होता है, आपको टाइम मैनेज करना पड़ता है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा आपको टाइम निकाल के अपने करियर की तरफ, ताकि जब आप घर पे रहते हैं तो आप थोड़ा सा टिपिकल हाउसवाइफ बन जाते हैं, आपके पास सिर्फ उन्हीं चीज़ों का ही टाइम होता है। लेकिन कोशिश करेंगे टाइम निकालें, कोई ना कोई छोटी कोर्सेज करते रहें, छोटी सी कोई अगर डिग्री अगर आप कर सकते हैं वो कर लें, या कोई स्किल्स अगर आप सीख सकते हैं तो वो आप सीखें, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और आगे आपके बच्चों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। बिल्कुल, यही होना चाहिए कि हम वो चीज़ करें जिससे हम लोगों के लिए एक मिसाल बने, और जो हाँ स्पेशली हमारे बच्चों के लिए, ताकि कल को वो अगर अपनी ज़िंदगी में आगे जाते हैं, किसी ऐसे चैलेंज का वो सामना करते हैं, तो उनको किसी मुश्किल वक्त का सामना करते हैं, तो एटलीस्ट उन्हें फ़ैसला करने में आसानी हो और उस मुश्किल वक्त को बड़े आसानी से जो है वो टाल सकें। एक बड़ा प्यारा सवाल है सादिया, मैं पूछती हूँ हमेशा कि जब आपको प्रायोरिटीज़ बड़ी डिपेंड करती हैं इतनी सारी फील्ड्स में, जब कभी आपको कोई ऐसी किसी एक फील्ड को तरजीह देनी हो, किसी एक जगह आपको रहना हो, ठहरना हो, क्या चूज़ करेंगी? देखिए, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, वो तो फैमिली आपकी सबसे मेन प्रायोरिटी आपकी फैमिली होती है, बाकी चीज़ें आपकी बाद में आती हैं। आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, आपका घर, ये आपकी मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए, जरूर होना चाहिए। और बाकी ये जो फील्ड में सबसे ज़्यादा प्यार आपको किस फील्ड से है? देखिए, मुझे हेल्थ एंड सोशल केयर में मज़ा आया है, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा सुकून मिलता है लोगों में रह के, और उसी से रिलेटेड मैं जब अपने क्लाइंट से भी मिलती हूँ, मुझे सोशल होना बहुत पसंद है। जब वो लोग आते हैं मेरे घर में और मुझे बहुत खुशी आती है। इनफैक्ट सम टाइम हम लोग चाय पी रहे होते हैं बैठ के, कि किसी को अगर आपसे खुशी मिलती है इसमें कोई हर्ज नहीं है। सही बात है, जैसे कोई सास नंद के कोई आप कोई रिश्ते आप उनमें सुलह करा सकती हैं, इसी तरह कोई और पर्सनल आपके कई रिश्ते हैं जिनमें पर्सनल इश्यूज आते हैं, उनमें बड़ा आराम से आप जो है एक पॉजिटिव पर्सन का कैरेक्टर जो है बहुत सारे लोग आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, और जब वो बात करते हैं, बात करने से आधे मसले सॉल्व हो जाते हैं। बिल्कुल, और सही तो काउंसलिंग जी, कोई किसी की बात सुनता नहीं है यहाँ पर आजकल। मुझे लगता है कि ये दौर आ गया हमारा कि कोई किसी की बात नहीं सुनता, लेकिन ये कि अगर आप किसी की बात सुने भी ना, उसमें आधी थेरेपी तो उसी में ही हो जाती है। बिल्कुल, ये जो वर्ड्स हैं बड़े काम करते हैं। बहुत शुक्रिया सादिया आपका, आपके इस खूबसूरत साथ का, इतनी खूबसूरत गुफ्तगू का, और आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने जो है हमें सुना, हमें देखा, और अपना फीडबैक जो है वो आप हमें ज़रूर दीजिएगा कि किस तरह जो है ज़िंदगी को आप गुजारते हैं और किस तरह से आज का प्रोग्राम आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा। क्योंकि आज के प्रोग्राम में हमने यही बात की है कि अपनी बैलेंस, अपनी पर्सनल लाइफ को और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को किस तरह बैलेंस किया जाए, और अगर इस तरह के चैलेंजेस आपकी ज़िंदगी में आएँ तो आप उन चैलेंजेस का मुकाबला कैसे कर सकते हैं। पीस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है, सही टाइम पे सही फैसले करना बहुत ज़रूरी है। यही इसी में बेहतरी है, और इसी में आपकी औलाद की भी बेहतरी और मुआशरे की भी बेहतरी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।